गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एपीएस साइंस कस्टमर में। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है और हम इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात कर रहे हैं। हम गति के समीकरण निकाल रहे हैं जिनमें से दो विधियां हमने पढ़ ली है। पहली विधि हमने पढ़ी थी ग्राफिकल मेथड, ग्राफी विधि हमने पढ़ी। दूसरी विधि हमने पढ़ी थी मैथमेटिकल मेथड। तो दो विधि हम पढ़ चुके हैं, तो आज तीसरी विधि हम पढ़ेंगे। तो ध्यान दें बिल्कुल, एक समान त्वरित गति के समीकरण निकालने की तीसरी विधि। तो आज की हमारा जो टॉपिक है, जो तीसरा मेथड है वो कौन सी है बच्चों? इसे बोलते हैं कलन विधि। क्या बोलेंगे? कलन विधि। कलन विधि का मतलब कैलकुलस मेथड। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कैलकुलस मेथड। ठीक है, ओके, कलन विधि। तो यहां कुछ समाकलन हम काम लेते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा समाकलन नेक्स्ट वीडियोस में। अभी आपको थोड़ा बहुत यही फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। तो कलन विधि, तो उसमें हम सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक समान त्वरित गति के लिए जो गति का पहला समीकरण है उसकी हम बात करें तो देखा होगा आपने, चाहे हमारी ग्राफी विधि हो चाहे हमारी गणितीय विधि हो, हमने त्वरण निकाला था। क्या निकाला था बच्चों? त्वरण। तो पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में बिल्कुल हम त्वरण को ही काम लेंगे। मैंने आपको लिखवाया था त्वरण के फॉर्मूले में कि A इज इक्वल टू क्या होता है? dv अपॉन dt। A बराबर क्या होता है? dv अपॉन dt। इसका मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर। dv अपॉन dt का मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। और अवकलन के रूप में इसको हम बोल सकते हैं वेग का समय के सापेक्ष अवकलन, v का t के सापेक्ष अवकलन। तो बच्चों a बराबर क्या हो गया? dv अपॉन dt। ये परिभाषा हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बच्चों a dt बराबर क्या आ जाएगा? dv। a dt बराबर क्या आ गया? dv, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि dv इज इक्वल टू a dt, dv इज इक्वल टू a dt। अब हम क्या कर रहे हैं? इसका मतलब तो होता है अवकलन। अब मैं इसका दोनों पक्षों में क्या कर रहा हूं? समाकलन कर रहा हूं। देखो, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर थोड़ा बहुत यहां सीख जाएंगे आप। दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो बच्चों समाकलन का मतलब होता है, ये वाला चिन्ह लगा दो आप। ये वाला जो साइन होता है, ये चिन्ह होता है, ये किसको शो करता है? समाकलन को शो करता है। तो समाकलन dv बराबर क्या हो गया? समाकलन a dt। समाकलन dv इज इक्वल टू समाकलन a dt। तो मैं बोल रहा हूं समाकलन, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये इसका चिन्ह होता है समाकलन का, ठीक है। इसका सिंबल है कि इसका मतलब होता है आप समाकलन कर रहे हो। तो समाकलन dv इज इक्वल टू समाकलन a dt। तो देखिए बच्चों, यहां क्या होता है? समाकलन जिसके सापेक्ष होता है, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया कि समाकलन fx dx, ठीक है। ये कोई भी हमारा x का फलन है, तो इसका मतलब ये होता है कि fx का x के सापेक्ष, fx का x के सापेक्ष क्या हो रहा है बच्चों? समाकलन हो रहा है। fx का x के सापेक्ष क्या हो रहा है? समाकलन। और यहां होती है लोअर लिमिट और यहां क्या होती है? अपर लिमिट। यानी यहां जो a है उसको तो बोलते हैं निम्न सीमा और b को क्या बोलते हैं? उच्च सीमा, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, अभी आप थोड़ा ध्यान रखें।
तो यहां इसका मतलब ये होता है कि समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है, ठीक है। तो जिसके सापेक्ष होता है लिमिट उसी की होती है कि x बराबर a से लेकर x बराबर कहां तक है, b तक। तो बच्चों यहां ये वेग की लिमिट होगी, क्योंकि यहां जो समाकलन हो रहा है वो वेग के सापेक्ष हो रहा है। समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, वेग के सापेक्ष। तो वेग कहां से कहां परिवर्तित होता है, वेग u से लेकर कहां तक परिवर्तित होता है, v तक। प्रारंभिक वेग तो u हो गया और अंतिम वेग क्या हो गया, v। ये हो गया समय के सापेक्ष हो रहा है। ये dt, इस dt का मतलब है समय के सापेक्ष हो रहा है। तो समय कहां से कहां लेते हैं, 0 से लेकर t। इसका मतलब t बराबर 0 पर वेग u है और t समय पर वेग कितना है, v। अब देखिए बच्चों, इसमें एक फॉर्मूला हमारे पास है, देखो। समाकलन dv का मतलब होता है v, ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे और ऐसे लिमिट रख देते हैं u से लेकर v। समाकलन dv का मतलब क्या होता है, v। बताऊंगा मैं आगे फॉर्मूला आपको। अब देखो, अब क्या है कि समाकलन जो दूसरा वाला आपके पास है a dt, ये जो समाकलन आपके पास है a dt, a नियत है। तो बच्चों नियत को समाकलन से बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, 0 से लेकर t और dt। तो आप ध्यान रखें कि समाकलन dx का मतलब क्या होता है, x। ये बताऊंगा मैं फॉर्मूला, अभी आप केवल ध्यान रखें समाकलन dx का मतलब क्या होता है, x। तो समाकलन dv का मतलब क्या हो गया, v। और समाकलन dt को मैं क्या लिख सकता हूं, t लिख सकता हूं। अब देखिए, चलो एक स्टेप मैं बढ़ा देता हूं कि यहां देखो, अब हमने पहले वाले का जो LHS है उसका समाकलन कर चुके हैं, जो v आ गया u से v। तो चलो इसको तो मैं अभी एज इट इज लिख देता हूं कि v कहां से कहां तक है, u से v इज इक्वल टू a। समाकलन dt का मतलब क्या हो गया, t, 0 से t, ठीक है, ओके। अब बारी आती है लिमिट रखने की। तो बच्चों लिमिट रखने का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपके पास ऐसा आ गया x a से b, समझे इसको आप। तो जिसकी लिमिट है उसके जगह पहले उच्च सीमा रखो। तो लिमिट होती है किसकी, जिसके सापेक्ष होता है समाकलन। तो x की जगह पहले b रखो उच्च सीमा, और फिर माइनस करके निम्न सीमा रख दो। ये लिमिट रखने का तरीका होता है। तो v की जगह पहले b रखो, माइनस करके u रख दो, यानी पहले उच्च सीमा और फिर माइनस करके निम्न सीमा। तो v की जगह मैं b रख रहा हूं, तो v माइनस u इज इक्वल टू a। t की जगह t रखोगे तो t माइनस 0। तो देखो बच्चों क्या आ गया हमारे पास कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो ये पहला समीकरण हमें मिल गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हो गया पहला इक्वेशन। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, समझ गए। तो आपने बिल्कुल यहां समझ लिया है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कि समाकलन एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष, ये बताता है किसके सापेक्ष हो रहा है, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, क्लियर है। फिर मैंने आपको समझाया अगर यहां कुछ लिखा हुआ है इस तरह ए से लेकर बी, तो बच्चों लिमिट होती है, सीमाएं होती हैं। ए को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, ठीक है, और बी को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो समाकलन करने के बाद, इसका हमने समाकलन करा, उसके बाद पहले उच्च सीमा रखो फिर माइनस करके निम्न सीमा। तो ये हमारे पास आ गया पहला इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ओके। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन।
ठीक है बच्चों, अब देखो दूसरा मेथड देखें, दूसरा इक्वेशन देखें, द्वितीय समीकरण। ठीक है, द्वितीय समीकरण यानी हमें क्या लेके आना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। कौन से मेथड से, कलन विधि से, बाय कैलकुलस मेथड। बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है, ओके। तो देखो बच्चों, दूसरे समीकरण के लिए हमें पता है कि जो वेग होता है v इज इक्वल टू, वो क्या होता है, dx अपॉन dt। v इज इक्वल टू क्या होता है भाई, dx अपॉन dt। क्लियर? यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों, वेग कहते हैं, वेग। v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो वही पहले की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v dt इज इक्वल टू dx, v dt इज इक्वल टू dx। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, dx इज इक्वल टू v dt। ठीक है, अब दोनों क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन dx इज इक्वल टू समाकलन v dt, समाकलन dx इज इक्वल टू समाकलन v dt। लिमिट रख सकते हैं। तो यहां बताओ समाकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है। तो स्थिति कहां से कहां तक, 0 से लेकर s तक। और यहां देखो हमें पता है कि v है, तो आपको v का समाकलन करना है t के सापेक्ष, तो आपको v का मान रखना पड़ेगा। तो इसको मैं देखो ऐसे लिख देता हूं कि 0 से s dx इज इक्वल टू v u प्लस ए टी dt, और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से t। गति के पहले समीकरण से हम v इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, u प्लस ए टी। समाकलन हमें किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष, तो लिमिट भी t की आएंगी। इसे बोलते हैं लोअर लिमिट और ये होता है अपर लिमिट। क्लियर है? चलो बताओ, समाकलन dx का मतलब क्या हो गया, x। फॉर्मूला होता है समाकलन dx का मतलब x। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से s। ठीक है, ओके। अब देखो यहां u प्लस ए टी डी टी है, तो यहां u का भी होगा और ए टी का भी होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि 0 से t u डी टी, ठीक है, u डी टी प्लस ए कांस्टेंट है, को बाहर ले लो, 0 से t t डी टी। ठीक है, u डी टी प्लस ए को मैंने बाहर लिया, t डी टी। तो बच्चों देखो x की जगह क्या रखेंगे, लिमिट s माइनस 0 इज इक्वल टू u प्रारंभिक वेग है, को बाहर ले लो, और ये हो जाएगा 0 से t dt, और a भी नियत है हमारा 0 से t dt। ठीक है, जो नियत होता है उसे समाकलन से बाहर ले लेते हैं। तो ये बच गया हमारे पास s इज इक्वल टू u। समाकलन dt का मतलब क्या होता है, t 0 से t प्लस a, ये t dt है, सॉरी t dt। अब बच्चों t का t के सापेक्ष समाकलन होता है t स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। t का t के सापेक्ष समाकलन क्या होता है भाई, t स्क्वायर बाई 2। ठीक है, फॉर्मूला होता है, देखो क्या फॉर्मूला काम लिया हमने। एक तो समाकलन dt का मतलब होता है t, t का t के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2। ये बताऊंगा मैं आपको जब समाकलन पढ़ाऊंगा, अभी तो आप फॉर्मूला देख लो। समाकलन टी डी टी का मतलब इसमें क्या होता है, जो घात होती है इसकी घात कितनी है, 1। तो घात में 1 जोड़ दो और उसी का भाग दे दो। तो 1 में 1 जोड़ा, 2 आ गया, 2 का भाग दे दिया, टी स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों देखो s इज इक्वल टू u, लिमिट रखोगे आप t माइनस 0, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। 2 कांस्टेंट है से बाहर ले लो, ये आ गया हाफ बाहर, अंदर a, और लिमिट रखोगे t की जगह t रखोगे तो t स्क्वायर माइनस 0। क्लियर है? तो बच्चों यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है s इज इक्वल टू क्या आ रही है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
क्लियर है? तो यहाँ का सेकेंड इक्वेशन आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कौन सा इक्वेशन आ गया? सेकेंड इक्वेशन कैलकुलस मेथड से। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे तीसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन वही है जो हमने लास्ट पढ़ा था, मैथमेटिकल मेथड में पढ़ा था जो हमने। देखिए, तो अब हम पढ़ेंगे तीसरा इक्वेशन, तीसरा समीकरण। क्या था? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का तीसरा समीकरण होता है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो देखो, पहले इक्वेशन से बाय फर्स्ट इक्वेशन आपको पता है क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू क्या होता है भाई? u प्लस ए टी। तो देखो, वही पहले वाला मेथड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, यानी यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहां से बच्चों देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब मैंने आपको बताया था क्या कॉमन लेना है? 2a कॉमन ले लो। तो इसमें से 2a कॉमन लोगे तो 2a का भाग दे दो, 2a का अपने भाग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। और या 2a कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? ut बचेगा। गुणा करके देख लो, 2a ut, और 2a से 2a कट जाएगा, a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो बच्चों आप देख रहे हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ut को मैं पहले लिख लूं, ut को पहले लिख लिया, एक ऐसे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किसके बराबर है? s के बराबर है। तो ये आगे हमारे पास कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर क्या हो गया? यू स्क्वायर प्लस 2as। s की वैल्यू क्या होती है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारा गति का तीसरा इक्वेशन है। तो बिल्कुल देखो, हमने कितना सिंपली कैलकुलस मेथड से, कलन विधि से हमने गति के तीनों समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। तो यहाँ थोड़ा समाकलन हमने काम लिया, केवल फॉर्मूला हमने काम लिया। यहाँ पर आगे डिटेल में आपको अगले नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उनमें समझाऊंगा। तो अब ये तो आप केवल फॉर्मूले ध्यान रखें इसमें। तो इस तरह हमने कलन विधि पढ़ ली है। तो हम तीनों विधियां पढ़ चुके हैं, ग्राफिक विधि हमने पढ़ी, गणितीय विधि हमने पढ़ी, और कैलकुलस मेथड भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।